गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम पे हमने आपको कैलकुलेशन की थी पॉइजली फार्मूले की कि एक कैपिलरी में से कितना फ्लूइड इकाई समय में पास करेगा, वो हमने फार्मूला दिया था। अब देखिए उसी पॉइजली फार्मूले की मदद से हम यहाँ पे एक टॉपिक करते हैं कि किसी भी द्रव का जो श्यानता गुणांक है वो किस तरह से ज्ञात किया जाता है एक्सपेरिमेंटली, या यूँ कहिए एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसमें देखिए कि मान लीजिए कोई आप स्टेशनरी ले लें जिसकी लेंथ हो एल और रेडियस जो है वो स्मॉल आर है। तो इसके अंदर एक टंकी से जोड़ दी जाती है ये, और टंकी के साथ जोड़ने के बाद इसे रखा जाता है क्षैतिज, हॉरिजेंटल। और दूसरी बात ये कि जो टंकी के अंदर लिक्विड का लेवल है वो फिक्स रखा जाता है, यानी कम नहीं होने दिया जाता। हालांकि जब द्रव बाहर निकलेगा तो उसमें का जो लेवल है वो कम हो जाता है, लेकिन उसके लिए हमने यहाँ पर इसका कनेक्शन कर रखा है कि जिसमें से लगातार द्रव इनलेट आई आता रहता है, और एक और पाइप है जिसको ओवरफ्लो पाइप कहते हैं। तो यदि द्रव का लेवल उससे ज़्यादा हो जाए तो ओवरफ्लो कर जाए, और कम होने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि इतना द्रव उसमें लगातार आता रहता है जितना कि यहाँ से बाहर जाता है। सर्वप्रथम जो है स्टेशनरी को किसी स्टैंड की मदद से क्षैतिज कर लिया जाता है। द्रव का स्तर भी निश्चित कर लेते हैं, द्रव का प्रवाह स्थिर और धीमा रहे। अब इसके साथ देखिए इस स्टेशनरी के साथ में एक बैरोमीटर लगा हुआ है जिसमें जितना ऊंचाई तक द्रव जाएगा उससे इस स्टेशनरी के जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर प्रेशर की वैल्यू जो है वो एच डी जी से आ जाएगी। एच यहाँ पे हाइट है, डी उसका घनत्व, और जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो देखिए सबसे पहले तो स्टेशनरी से पहले एक नॉब लगी रहती है, उस नॉब को खोल करके इसमें से जब द्रव पास किया जाता है तो द्रव जो है वो इस एल लंबाई और आर त्रिज्या वाली जो स्टेशनरी है इसमें से पास होता है। इसके सामने है एक बीकर जिसपे जो है मार्क्ड है, अंशांकित है, जिसपे नंबर्स लगे रहते हैं। तो यहाँ पे आप कितने समय के अंदर कितना, एक निश्चित समय के लिए अंदर कितना द्रव आगे बीकर में जाता है या उस जार में जाता है, उसका मान ज्ञात करके इकाई समय के अंदर कितना द्रव आगे जाता है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। इकाई समय के अंदर जब द्रव कितना आगे गया है उसके लिए जो रिलेशन काम में लेंगे, नीटा इज इक्वल टू पाई पी आर रेज टू पावर 4 8 वी वी एल। ये v जो है कैपिटल, ये है इकाई समय के अंदर जो द्रव आगे पास कर गया है। l है उस स्टेशनरी की लंबाई, r है उस स्टेशनरी की त्रिज्या। ये आपको सूक्ष्मदर्शी की मदद से निकालनी पड़ेगी। p जो है वो दाब है, वो एच डी जी से आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज रख करके जो भी द्रव यहाँ पे इस स्टेशनरी के थ्रू बह रहा है उसका श्यानता गुणांक जो है वो आप इस रिलेशन से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसी के साथ क्रांतिक वेग व रेनॉल्ड संख्या, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड नंबर। ये क्रांतिक वेग क्या होता है कि जब किसी स्टेशनरी या कोई पाइप है उसके अंदर द्रव फ्लो करवाते हैं तो एक निश्चित वेग तक ही जो बहाव है वो धारा रेखीय रहता है। उस वेग से यदि आपने ज़्यादा वेग किया तो उसके अंदर जो बहाव है वो धारा रेखीय ना होकर के टर्बुलेंट हो जाता है, विक्षुब्ध हो जाता है। तो वह वेग जहाँ तक उसका बहाव जो है वो स्ट्रीमलाइन रहता है, धारा रेखीय रहता है, उस वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। इस वेग से ज़्यादा पर जो बहाव है वो विक्षुब्ध हो जाएगा।
रेनॉल्ड ने ये सिद्ध किया कि जो क्रांतिक वेग है वो 2-3 बातों पर निर्भर करता है। तरल के घनत्व पे, श्यानता पे और नली की त्रिज्या पर भी निर्भर करता है। अब मान लीजिए कि Vc जो है वो इज इक्वल टू है सम कांस्टेंट आर, यानी रो रेज टू पावर एक्स है, नीटा रेज टू पावर वाई है और आर रेज टू पावर जेड है। अब हम किस तरह की ये डिपेंडेंस है वो हम डायमेंशन रूल से निकालेंगे। वेग की जो डायमेंशन है वो आप जानते हैं m0 l1 t-1। आर डायमेंशनलेस है। घनत्व आ जाते हैं m1 l-3 t0 और इसकी पावर x। नीटा जो है वो हमने दिया था m/lt, तो m1 l-1 t-1। y त्रिज्या जो है वो l1 होती है z, तो m0 l1 t-1 m रेज़ टू x प्लस वाई l रेज़ टू -3 माइनस x माइनस वाई प्लस z t माइनस वाई। अब विमाओं की यदि तुलना करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, -3x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू -1। यहाँ पे x, y और z के यदि आप मान निकालें तो y इज इक्वल टू 1, x -1 और z -1 प्राप्त होता है। यदि आप फिर इसकी वैल्यूज़ रखें उसी रिलेशन के अंदर क्रांतिक वेग वाले में, तो ये होगा r रो -1 नीटा 1 r रेज़ टू -1। तो Vc क्रांतिक वेग इज इक्वल टू r नीटा रो अपॉन रो आर। इस रिलेशन से देखिए कि श्यानता वेग यदि ज़्यादा है, श्यानता गुणांक यदि ज़्यादा है तो क्रांतिक वेग का मान ज़्यादा होगा। श्यानता गुणांक यदि कम है द्रव का तो क्रांतिक वेग भी कम होगा। द्रव का घनत्व यदि ज़्यादा है तो क्रांतिक वेग कम होगा, घनत्व यदि कम है तो क्रांतिक वेग ज़्यादा होगा। और नली की त्रिज्या यदि कम है त्रिज्या यदि कम है तो क्रांतिक वेग ज़्यादा होगा, त्रिज्या यदि ज़्यादा है तो क्रांतिक वेग कम होगा। आर जो है इसको रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। रेनॉल्ड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसका मान जो है वो 1000 सजेस्ट किया है। तो इससे आपको किसी भी द्रव के लिए यदि आर की वैल्यू 1000 रख दें तो नीटा रो और आर की वैल्यू रख करके आप उसके लिए क्रांतिक वेग का मान कितना होगा ये आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि किसी भी नली में से किस वेग तक का और द्रव जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो कर सकता है। अब है नेक्स्ट, मोशन ऑफ ए बॉडी इन विस्कस मीडियम। स्टोक्स लॉ भी कहते हैं इसे, श्यान माध्यम में पिंड की गति। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर कि जब बादलों से पानी की बूंदें नीचे गिरती हैं तो रास्ते में जो हवा है, जो बूंद के सामने वाली हवा है, वो हवा इस बूंद के वजह से आगे की ओर गति करती है, जिसकी वजह से जो बूंद के सामने वाली हवा की गति है और उससे दूर वाली जो हवा है उनके बीच एक आपेक्षिक गति होगी, या जिसे कहिए कि फ्रिक्शन होगा उन दोनों परतों के बीच, क्योंकि ये हवा भी श्यानता रखती है। हवा गैस है और इसकी श्यानता गुणांक बेशक कम है लेकिन है ज़रूर। तो दोनों परतों के बीच फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पर एक श्यान बल लगता है, और ये श्यान बल जो है ये बूंद जिस दिशा में मूव करती है उसके अगेंस्ट में होता है। श्यान बल हमेशा ही गति का विरोध करता है, तो उसकी वजह से जो श्यान बल है उसका मान जो है वो, जैसे मान जो है श्यान बल का, ये 2-3 बातों पर निर्भर करता है कि उस बूंद की त्रिज्या कितनी है, उस बूंद का वेग कितना है। जैसे जैसे वेग बढ़ेगा इस पे लगने वाला जो श्यान बल है उसका मान भी बढ़ता है, और यदि बूंद की त्रिज्या ज़्यादा है तो भी श्यान बल जो लगता है वो बढ़ता है। अब देखिए कि जैसे जैसे ये श्यान बल बढ़ता है तो वस्तु का वेग जो है वो अब उतना नहीं बढ़ पाता। तो होता है अल्टीमेटली ये कि जब भी बूंद हवा में चलती है तो ऊपर से नीचे को आने पर इसका वेग बढ़ता है शुरू में, लेकिन उसके बाद श्यान बल जो बढ़ने वाला वेग है उसको रोक करके एक अंतिम टर्मिनल वेलोसिटी तक ही बढ़ने देता है, और बूंद उससे आगे जो है वो एक निश्चित वेग से
या यूँ कहिए कि टर्मिनल वेलोसिटी से गति करती हुई ही ज़मीन तक पहुंचती है। तो ये जो श्यान बल है, इसके बारे में स्टोक्स ने ये सिद्ध किया कि श्यान बल यदि किसी बूंद की त्रिज्या a है और गोलाकार है बूंद और नीटा श्यानता गुणांक वाले माध्यम में यदि वो v वेग से चलती है, तो इस पे जो लगने वाला बल F है वो 6 पाई नीटा AV होगा। यहाँ पे नीटा है हवा का श्यानता गुणांक, A है उस बूंद की त्रिज्या, जो कि जैसे पानी है तो पानी की बूंद की वो त्रिज्या है, और v क्या है, वेग। जैसे शुरू में बूंद का वेग 0 होगा तो शुरू में श्यान बल भी नहीं होगा, जैसे जैसे वेग बढ़ेगा श्यान बल का मान भी बढ़ेगा, और ये मान जब ऊपर से नीचे की ओर लगने वाले बल के बराबर हो जाएगा तो उसके बाद फिर वस्तु का वेग जो है वो उससे आगे पिंड का या बूंद का नहीं बढ़ेगा, और वो एक निश्चित वेलोसिटी से ही चलते हुए पृथ्वी की ओर आएगी। यही है स्टोक्स का नियम या मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए विस्कस मीडियम।